अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो नोटिस पर आज अहम समाअत हुई, जहां अरशद शरीफ की वालदा भी अदालत में पेश हुई। जबकि आज की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी अदालत में पढ़कर सुनाई। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मुबैना शूटर कीनियन पुलिस का रुकन है या नहीं। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि कीनियन पुलिस के 3 एहलकारों के इंटरव्यू रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कीनिया के हुकाम से तहकीकाती टीम ने मालूमात हासिल की हैं। फायरिंग करने वाले 3 एहलकारों से टीम की मुलाकात कराई गई। चौथे एहलकार के जख्मी होने के बाइस मुलाकात नहीं कराई गई। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उन्हें जवाब दिया कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के एहलकार हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अरशद शरीफ का बहिमाना कत्ल हुआ। अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया कीनिया में हुआ है, उनसे ताउन लिया जाए। अरशद शरीफ के कत्ल केस के कुछ गवाहान पाकिस्तान में भी हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क दिए कि रिपोर्ट में जिम्मेदारों का नाम लिखा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। रिपोर्ट में दर्ज किरदारों को नजरअंदाज कर दिया गया। तनबीह कर रहा हूं कि ऐसी रिपोर्ट्स अदालत में पेश ना करें। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील दे। अदालत चाहती है कि आज़ादाना टीम कत्ल की तहकीकात करे। अदालत चाहती है तहकीकाती टीम के किसी फर्द का किसी बाअसर अफराद से ताल्लुक ना हो। जीआईटी में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो जिनका नाम आ रहा है। रिपोर्ट में है कि 2 भाइयों में से एक ने अरशद शरीफ को वीज़ा भेजा। उन भाइयों में से एक ने बहुत आम अंदाज में दूसरे को कॉल पर बताया कि अरशद शरीफ का कत्ल हो गया। बहिमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं। कीनिया के हुक्काम के साथ मामला उठाना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम काबिल सताइश है। जैसे जमाल बंदूखेल ने सवाल किया कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया है। अदालत ने पूछा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जायजा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक नई स्पेशल जीआईटी तश्कील देने का हुक्म देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कीनिया जाकर जो अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तहकीकात की हैं, उनकी इस हवाले से रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आ गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियां चलाई गईं और 9 गोलियों के ही खोल मिले हैं, मगर एक फायर ऐसा हुआ है जो फायरिंग पैटर्न से मिलता नहीं है और वो गोली अरशद शरीफ की पीठ के ऊपर के हिस्से पर लगने वाली गोली है जो उनके सीने से आर पार हो गई थी। अरशद शरीफ को यह जख्म करीब से आया है। अलबत्ता इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज के नतीजे में आने वाला जख्म नहीं कह सकते, लेकिन फायरिंग पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए यह जख्म उनकी सीट को पंक्चर करते हुए उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि फायरिंग का पैटर्न ऐसा था कि उन्हें यह गोली सिर्फ उसी सूरत ही लग सकती थी। अरशद शरीफ का कद 5 फीट 7 इंच था और वो V8 लैंड क्रूजर की पैसेंजर सीट पर बैठे थे और उन्हें गोली पैसेंजर सीट को पंक्चर किए बगैर लगी है, जबकि गाड़ी के ड्राइवर का दरवाज़ा और खिड़की को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है और ड्राइवर की सीट पर खून के कोई धब्बे भी मौजूद नहीं थे, जो कि एक पुरतजस्सुस बात है, क्योंकि अरशद शरीफ को लगने वाली गोलियों में से एक जख्म उनके सर पर आया था, जिससे उनकी सीट के इर्द गिर्द खून के निशानात फैल गए थे, मगर इससे ड्राइवर की साइड पर कोई खून के धब्बे नहीं पड़े। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम अहमद और पुलिस अफसरान ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो फायरिंग हुई है वो चलती हुई गाड़ी पर हुई है, मगर जो फायरिंग का तरीकाकार था वो इस दावे को सपोर्ट नहीं करता। हकीकत यह है कि ड्राइवर की तरफ के दरवाजे और खिड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और फायरिंग का निशाना सिर्फ पैसेंजर की तरफ महदूद था, जो इस मौक़िफ़ को गलत साबित करता है कि फायरिंग चलती हुई गाड़ी पर की गई है। ये बात ज़्यादा काबिल एतबार हो सकती है कि फायरिंग सही तरीके से निशाना लेकर एक रुकी हुई गाड़ी पर की गई हो और अरशद शरीफ की पीठ पर गोली लगना, मगर नतीजतन पैसेंजर सीट पर पंक्चर का निशान तक ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आया अरशद शरीफ को ये गोली गाड़ी में सवार होने से पहले लगी हो या अरशद शरीफ को ये गोली गाड़ी के अंदर से बहुत करीब रेंज से लगी हो और चलती हुई गाड़ी पर ना लगी हो। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया के पुलिस अफसरान का दावा है कि उन्होंने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की और गाड़ी नहीं रुकी और गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, जिससे एक पुलिस अफसर ने शोर मचाया कि उसे गोली लग गई है और नतीजतन पुलिस अफसरान ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी और जिस पुलिस अफसर को हाथ में गोली लगी थी उसने भी गाड़ी पर अपने जख्मी हाथ से 3 गोलियां फायर कर दी। मगर जब अरशद शरीफ की गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिस अफसरान को यह एम था कि वो इस गाड़ी पर फायरिंग कर चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने उस गाड़ी का पीछा नहीं किया और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो अपने जख्मी पुलिस अफसर की वजह से तशवीश में थे और उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे, मगर जख्मी
अफसर को अस्पताल में ले जाने की अर्जेंसी के बावजूद कीनिया के पुलिस अफसरान के पास इतना वक्त था कि वो ग्राउंड से गोलियों के खौल जमा करने में मसरूफ हो गए, जो कि एक ऐसा अमल था जिसमें अंधेरे में काफी वक्त लगता। पुलिस अफसरान ने ग्राउंड से तमाम गोलियों के खौल जमा किए और वो फिर अपने कैंप में चले गए। और कीनिया के 4 पुलिस अफसरान में से जख्मी होने वाला अफसर वो वाहिद अफसर था जिसका फैक्ट फाइंडिंग टीम को इंटरव्यू ये कहकर नहीं दिया गया कि वो अभी जख्मों से सेहतियाब हो रहा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई जख्मी हुआ भी था या नहीं। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम अहमद जो गाड़ी चला रहा था उसका दावा है कि 8:30 बजे वो और अरशद शरीफ बारबेक्यू की साइट से नरूबी जाने के लिए निकले और वो गाड़ी 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। और खुर्रम के मुताबिक उन्होंने जाए वक़ुआ पर एक सीधी लकीर पर कुछ पत्थर बिखरे हुए देखे और फिर इस ख्याल से कि डाकुओं की तरफ से ये किया गया होगा, खुर्रम ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त की ताकि वो इस पथरीले रास्ते से गुजर सकें। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो उन पर फायरिंग शुरू हो गई और उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। खुर्रम ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने सड़क पर ना पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट्स देखी और ना ही टॉर्च लाइट्स देखी, जैसा कि पुलिस अफसरान ने दावा किया था। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने दावा किया था कि उन्हें रोड ब्लॉक करने के लिए सिर्फ 1 घंटा पहले तैनात किया गया था, मगर जाए वक़ुआ का जायजा लेने के बाद करीब की झाड़ियों में बेर के खाली डब्बे मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो कुछ वक्त से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान और खुर्रम के बयानात एक दूसरे से मुतजाद हैं। अरशद शरीफ की लाश का कीनिया और पाकिस्तान में पोस्टमार्टम किया गया और टीम ने दोनों रिपोर्ट्स का जायजा लिया है। कीनिया की रिपोर्ट बहुत ही बुनियादी रिपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान में एक तफसीली मुआयना किया गया है। एक बात जो पाकिस्तान की रिपोर्ट में काबिल जिक्र है वो ये है कि अरशद शरीफ के बाएं हाथ की 4 उंगलियों के नाखून मौजूद नहीं थे और दोनों हाथों पर जख्मों के निशानात थे। और डॉक्टर्स ने टीम को बताया है कि यह आखिरी वक्त में स्ट्रगल करने के निशानात हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि मरने वाले शख्स पर तशद्दुद किया गया था और यह हक़ाइक़ कीनिया की रिपोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह निशानदेही भी की गई थी कि अरशद शरीफ की एक पसली टूटी हुई है और उनकी लाश से एक मेटल पीस भी निकला है और ये बात भी कीनिया की रिपोर्ट में मौजूद नहीं थी, जबकि कीनिया की रिपोर्ट में जो चीज़ें सैंपल के तौर पर ली गई थी उसमें लफ्ज़ नाखून भी मौजूद था, लेकिन कितने नाखून सैंपल के तौर पर लिए गए थे ये बात मौजूद नहीं थी। इस हवाले से टीम ने कीनिया के डॉक्टर से रब्ता भी किया मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ की लाश पर 12 जख्मों की निशानदेही की गई है, जबकि कीनिया की रिपोर्ट में सिर्फ 2 जख्मों की निशानदेही की गई है जो गोलियां लगने के जख्म थे। इसलिए यह मामला कि अरशद शरीफ पर उनकी मौत से पहले तशद्दुद किया गया या नहीं, इसे उस वक्त तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक कीनिया के डॉक्टर्स इसकी तस्दीक नहीं करते। जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अरशद शरीफ की ट्रैवल हिस्ट्री से मुताल्लिक भी तफसीलात बताई गई हैं और लिखा है कि अरशद शरीफ 10 अगस्त को पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए निकले और अरशद शरीफ का यह विजिट रिटर्न टिकट पर था और रिटर्न की तारीख 9 सितंबर की थी। अरशद शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का वीज़ा 20 जून 2022 को जारी हुआ और वह 18 अगस्त 2022 तक एंट्री के लिए वैलिड था। इस तरह अरशद शरीफ जब कीनिया के लिए निकले तो उनके पास मुत्तहदा अरब अमारात के लिए 20 दिन का वैलिड वीज़ा था, यानी वो मजीद मुत्तहदा अरब अमारात में रुक सकते थे। टीम को अरशद शरीफ के रिकॉर्ड से भी पता चला कि उन्होंने 12 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात के नए वीज़े के लिए अप्लाई भी किया हुआ था, लेकिन वो मुस्तरद हो गया था। अरशद शरीफ ने कीनिया के वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ था जो उन्हें 19 अगस्त को जारी हुआ। इसमें कीनिया के रहने वाले वक़ार अहमद का नंबर भी दर्ज था। अरशद शरीफ 20 अगस्त को नैरोबी के लिए निकले और उन्होंने 19 सितंबर को वापसी दुबई के लिए और फिर दुबई से कराची के लिए टिकट भी बुक किया हुआ था। फैक्ट फाइंडिंग टीम को यह बात भी पता चली कि अरशद शरीफ के पास कुवैत का भी वैलिड वीज़ा मौजूद था जो उन्हें 7 सितंबर 2022 को जारी हुआ था और जिसकी मुद्दत 6 दिसंबर 2022 को ख़त्म होनी थी और ये वीज़ा प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा की कैटेगरी का था। जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ने से मुताल्लिक हालात पर भी तफसील से जिक्र किया है जो बहुत अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के ख़ानदान के अफराद और दोस्तों का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं, लेकिन इस हवाले से ऐसा कोई बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं है जो ये निशानदही करता हो कि कौन उन्हें धमकियां देने में मुलविस था। टीम ने अरशद शरीफ से मुतालिक पाकिस्तान में केसेस का डेटा भी इकट्ठा किया और ये बात इल्म में आई कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ के खिलाफ 16 मुकदमात बनाए गए। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अरशद शरीफ पर एक ही दिन में 3 मुकदमात बनाए गए। 19 मई को अरशद शरीफ के खिलाफ 3 मुकदमात बनाए गए, फिर 20 मई को अरशद शरीफ पर 3 मुकदमात बनाए गए, जो इस शुबे को जन्म देता है कि ये केसेस मतलूबा एहतियात के बगैर बनाए जा रहे थे। ज़्यादातर केसेस प्राइवेट शिकायत कुनंदा की तरफ से दर्ज हुए जो या तो कारकुनान थे या फिर छोटे ताजिर थे। एक मुकदमा उन पर मलीर में SHO की शिकायत पर दर्ज हुआ और इन तमाम मुकदमात के इल्ज़ामात एक ही थे
कि अरशद शरीफ फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। SHO मेमन गोट अतीकुर रहमान 29 नवंबर को टीम के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि SSP मलिर इरफान बहादुर ने उन्हें कराची में लकी स्टार के करीब खुफिया एजेंसी के दफ्तर पहुंचने का कहा, जहां 3 अफसरान पहले से मौजूद थे, और कहा गया कि अरशद शरीफ, हम्माद यूसुफ और दीगर के खिलाफ मुकदमा बनाना है। SHO मेमन गोट ने मजीद कहा कि उन्होंने SSP मलिर को बताया कि हमें बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए हुकूमत की इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन SSP ने कहा कि ये इजाज़त बाद में भी ली जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक FIR के अलावा तमाम FIRs कानून की सही पैरवी के बगैर दर्ज की गई। अरशद शरीफ के खिलाफ आखिरी FIR 10 अगस्त को दर्ज हुई और उसी दिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2022 को अरशद शरीफ से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने थ्रेट लेटर जारी किया और यह थ्रेट लेटर पंजाब के CTD के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल के साथ सर्कुलेट किया गया, लेकिन इसे इस्लामाबाद के IG के साथ शेयर नहीं किया गया, जहां अरशद शरीफ रिहाइश पजीर थे, और ना ही इसे नेक्टा के साथ शेयर किया गया, जो कि एक SOP है। टीम ने इस थ्रेट लेटर की तस्दीक के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसर को खत लिखा, मगर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान वक़ार अहमद, उनके भाई खुर्रम अहमद, सलमान इकबाल और दीगर का इंटरव्यू भी किया है और उनके साथ बातचीत का तज्जिया भी पेश किया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार कीनिया की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी से वेल कनेक्टेड थे, और जब खुर्रम ने वक़ार को बताया कि उन पर फायरिंग हुई है तो वो वक़ार अहमद ही थे जिन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को कॉल की। वक़ार अहमद के कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS से भी बहुत करीबी ताल्लुकात थे। वक़ार के साथ पाकिस्तानी टीम के शुरुआती राब्तों में वो मददगार साबित हुए, लेकिन जब टीम ने उनसे सबूतों का तकाजा किया तो वक़ार टाल मटोल करते रहे और अपनी कहानी बदलते रहे, और जब वक़ार से CCTV फुटेज का तकाजा किया गया तो उन्होंने पहले रजामंदी जाहिर की और फिर कह दिया कि 19 अक्टूबर की फुटेज टेक्निकल ग्लिच की वजह से गायब हो गई है। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार पाकिस्तान में वेल कनेक्टेड हैं। जब टीम पहली दफ़ा उनसे मिली तो उन्होंने दावा किया कि वो MPAs और सेनेटर्स को जानते हैं और खुफिया एजेंसी के अफसर को भी जानते हैं, और जब टीम ने उनसे फुटेज का तकाजा किया तो उन्होंने पहले कहा कि मुझे खुफिया एजेंसी के अफसर से चेक करने दें। अलबत्ता ये बात वाज़ेह नहीं कि वक़ार का ये ताल्लुक 23 अक्टूबर से पहले का था या नहीं, या ये ताल्लुक सिर्फ अरशद शरीफ की मौत के बाद इंक्वायरीज़ के नतीजे में कायम हुआ है। टीम के मुताबिक वक़ार अहमद टीम के मुतादिद सवालों का जवाब देने में नाकाम हुए हैं, और जहां तक उनके भाई खुर्रम अहमद का ताल्लुक है तो वो वक़ार के ज़ेर असर थे और वाक़यात से मुतालिक उनके मौक़िफ़ और पुलिस के मौक़िफ़ में तज़ादात मौजूद हैं। जिसके बाद टीम ने तारिक वसी और सलमान इकबाल से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो एक अहम सवाल इस इंक्वायरी में मौजूद है वो अरशद शरीफ और ARY की सीनियर मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात के गिर्द घूमता है। सलमान इकबाल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकिशाफ किया कि अरशद शरीफ ने 19 अगस्त को उनसे रब्ता किया और कहा कि उनसे फौरी तौर पर दुबई छोड़ने का कहा गया है। सलमान इकबाल के मुताबिक 19 अगस्त को अरशद शरीफ और ARY की टीम, जिसमें सलमान इकबाल के रिश्तेदार महबूब और तारिक वसी शामिल थे, उन्होंने इन ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया कि अरशद शरीफ पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कहाँ जा सकते हैं, और फिर 4 ऑप्शंस पर बात की गई, जिसमें श्रीलंका, मालदीव, कीनिया और तंजानिया शामिल थे। सलमान इकबाल के मुताबिक कि अरशद शरीफ ही थे जिन्होंने अफ्रीकन मुल्क में जाने को तरजीह दी, और तारिक वसी ने रज़ाकाराना तौर पर उन्हें अपने दोस्त वक़ार अहमद के जरिए इन्विटेशन लेटर भेजने की पेशकश की, और वक़ार ने यह बात तस्लीम की है कि तारिक वसी उनके स्कूल के ज़माने के दोस्त थे और उनका अरशद शरीफ से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उन्हें अपने पास इसलिए रख रहे थे ताकि सलमान इकबाल और तारिक वसी को फेवर दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान सलमान इकबाल ने ताउन किया और उन्होंने बराह रास्त वक़ार अहमद के मौक़िफ़ की नफ़ी की और दावा किया कि वो वक़ार को नहीं जानते। शायद वो फ्लाइट के दौरान उनसे एक दफ़ा मिले हों, लेकिन उनका वक़ार से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सवाल का सलमान इकबाल इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके वो ये था कि अगर वो वक़ार अहमद को तारिक वसी के जरिए जानते थे तो वक़ार अहमद अरशद शरीफ की इतने बड़े अरसे के लिए मेज़बानी क्यों करेंगे। इस बात को जानते हुए कि हालात कैसे हैं, उन्होंने वक़ार पर भरोसा कैसे किया। टीम के मुताबिक तारिक वसी का किरदार भी इसमें मशकूक है, क्योंकि वो वही शख्स थे जो वक़ार से बराह रास्त राब्ते में थे और जिन्होंने ये तय किया कि वक़ार अरशद शरीफ की मेज़बानी करेगा। अगर इस केस का कोई सरहदों से बाहर एंगल मौजूद है तो इसमें तारिक वसी हर उस शख्स के लिए एक अहम किरदार बन जाएंगे जो अरशद शरीफ को कत्ल करना चाहता होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तारिक वसी की तरफ से टाल मटोल करने वाला रवैया जाहिर करने के अलावा कुछ और भी तज़ादात मौजूद थे। सलमान इकबाल ये तस्लीम करते रहे कि वक़ार से रब्ता किया गया कि वो अरशद शरीफ के लिए इन्विटेशन लेटर जारी करें, मगर अरशद के कत्ल के इब्तिदाई दिनों में ARY समेत कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बताने की कोशिश करते रहे कि अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गए हैं क्योंकि कीनिया में पहुंचकर वीज़ा मिल जाता है, यानी कीनिया की वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी है। मगर वाज़े तौर पर यह केस नहीं था और ARY की इंतज़ामिया को इस हवाले से इल्म भी था, मगर कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर जिनका उन्हें बेहतर इल्म है, इस हकीकत को छुपाया गया कि उन्होंने खुद कीनिया में अरशद शरीफ की आमद को सहूलत फराहम की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान इकबाल की तरफ से दी गई टाइमलाइन में भी कुछ तज़ादात मौजूद हैं। वक़ार अहमद का दावा है कि उन्होंने फॉर्म जाते हुए
तारिक वसी को फ़ोन करके अरशद शरीफ की मौत का बताया, यानी वाक़े के 30 मिनट के अंदर अंदर बताया। और इसी दौरान सलमान इकबाल ने उन्हें फ़ोन करके इसकी तस्दीक की, मगर सलमान इकबाल का दावा है कि उन्होंने वाक़े के बाद 3-4 घंटे तक वक़ार से बात ही नहीं की। जबकि फैक्ट फाइंडिंग टीम को ये बात पता चली है कि सलमान इकबाल ने फ़ौज की आला क़यादत को वाक़े के 1 घंटे बाद फ़ोन करके अरशद शरीफ की मौत का बता दिया था। ये बात वाज़ेह नहीं है कि सलमान इकबाल ने टाइमलाइन से मुताल्लिक तज़ाद क्यों तश्कील दिया। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने अरशद शरीफ की ज़ाती डायरी का जायज़ा भी लिया, जो उनके प्रोग्राम के मुख्तलिफ स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल थी। डायरी के एक पेज पर अहमद रास लिखा हुआ था और एक फ़ोन नंबर डेरूबी के एड्रेस के साथ दर्ज था। ये मामला मज़ीद तहकीक तलब है। कमेटी ने हाथ से लिखी हुई एक तहरीर भी देखी, जो अरशद की तहरीर नहीं लगती, अलबत्ता इसकी बात की माहिरीन से वजाहत लेनी चाहिए। इसके बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह बात वाज़ेह है कि अरशद शरीफ फ़ौज के साथ अपनी माजी की क़ुर्बत को अपने नए एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ की वजह से बहाल करने में स्ट्रगल कर रहे थे और इस हवाले से डायलॉग कर रहे थे, आया अंदरूनी सतह पर या किसी और के ज़रिए। ये बात वाज़ेह नहीं कि अंदरूनी तनाज़ा हल हुआ था या नहीं। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पेंट हाउस से जो USB मिली है उसमें अरशद शरीफ की ज़ाती और ख़ानदान की तस्वीर थी और उसमें से जो सबसे अहम डेटा था वो जुल्फ़ी बुखारी की ज़ेर मिल्कियत कंपनीज़ का था। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि अरशद शरीफ ने मुल्क गिरफ्तारी के खौफ से छोड़ा। वो पेशावर से दुबई गए और अरशद शरीफ के साथी काशिफ अब्बासी का कहना है कि वो अपने दीगर साथियों के साथ बैठकर एक दिन अरशद शरीफ के साथ बात कर रहे थे, जब अरशद शरीफ को होटल की इंतज़ामिया से कॉल आई और उन्होंने दावा किया कि होटल की इंतज़ामिया ने बताया है कि कुछ पुलिस वाले उनसे मिलने आए हैं। सलमान इकबाल ने भी इस कहानी से मुताल्लिक बताया कि एक CID अफसर सलीम अब्दुल्ला अरशद शरीफ से मिलने आए और उनसे मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने का कहा, क्योंकि उनकी हुकूमत पर उन्हें डिपोर्ट करने का दबाव है। सलमान इकबाल के मुताबिक उस अफसर ने अरशद शरीफ से 1.5 घंटा बात की और ये नहीं बताया कि किन हलकों से उन पर दबाव है, लेकिन सिर्फ ये कहा कि अरशद शरीफ के लिए बेहतर होगा कि वो एक ऐसे मुल्क चले जाएं जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क ना हो। टीम के मुताबिक जब मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से इस हवाले से पूछा गया तो उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया। ये टीम के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसे किसी अफसर ने दुबई में अरशद शरीफ से मुलाकात की है या नहीं। सलमान इकबाल ने एक दुबई का मोबाइल नंबर भी फराहम किया जो मुबैना तौर पर उस अफसर के इस्तेमाल में था, मगर मुकामी अथॉरिटीज़ ने इस बात की तस्दीक नहीं की। साथ ही होटल की CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की गई, मगर इसके लिए पुलिस की इजाज़त ज़रूरी थी और हम इस मुलाकात का सबूत हासिल करने में नाकाम हुए और ऐसे सबूत के बगैर इन दावों को साबित करना नामुमकिन है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस मुलाकात के बाद अरशद शरीफ ने एयरवाई दुबई की टीम के साथ मुशावरत के बाद जल्द अज जल्द दुबई छोड़ने का फैसला किया और दुबई के मकामी हुक्काम का टीम से ना मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा जिसकी वजह से वो टीम के साथ इंगेज नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनका किरदार अया हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये बात नाकाबिल तस्दीक है। टीम ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में फाइंडिंग भी दी है, जिसके मुताबिक अरशद शरीफ के पाकिस्तान छोड़ने की ठोस वजूहात हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ अजला में क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे। इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम की तरफ से अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। GSU के 4 एहलकार और ट्रेनिंग कैंप इस केस में किसी आले के तौर पर इस्तेमाल हुए। वकार का कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, आलमी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस से ताल्लुक था। यह हकीकत है कि वकार ने अरशद शरीफ का ज़ाती फ़ोन और iPad को पुलिस के हवाले करने के बजाय नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अफसर के हवाले कर दिया, जिससे इसका ताल्लुक वाज़ेह होता है। वकार का नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी से ताल्लुक इस केस में सरहदों से बाहर किरदारों के मुलविस होने के इम्कान को वाज़ेह करता है। फाइंडिंग्स के मुताबिक खुर्रम ने जो बयान दिया वो मंतक और हकाइक के बरखिलाफ है। जिस सीट पर अरशद शरीफ बैठे हुए थे इसमें गोली घुसने का कोई निशान नहीं है, लेकिन उन्हें पीछे से निशाना बनाया गया और गोली उनके सीने के सीधी तरफ से निकल गई। ये ना तो उनके बैठने की पोजीशन से मिलता है, ना ही गोली चलाने वालों या गोली की सिमत से मिलता है। इस हवाले से कीनिया की पुलिस का गलत शनाख्त का मौक़िफ़ भी तज़ादात से भरपूर है। GSU पुलिस अफसरान की तरफ से दिए गए बयानात खुद ही अपनी नफ़ी करते हैं और उनका वर्जन काबिल यकीन नहीं है। कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में मौजूद किरदारों के इस कत्ल में किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के दोनों अरकान ये समझते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के लोगों पर मुश्तमिल ये एक प्लांटेड टारगेटेड कत्ल का केस है, ना कि गलत शनाख्त का वाक़या है। इसके बाद टीम ने पाकिस्तान पीनल कोड और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी सिफारिश की है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से मुताल्लिक एयरवाई के CEO सलमान इकबाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ की मौत पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में मुतवक्के तौर पर हक़ाइक़ की कमी है। तहकीकातकारों को ज़्यादातर मालूमात जो मैंने दी हैं, जो उनके पसंद किए गए बयानी से नहीं मिलती, वो रिपोर्ट में शामिल नहीं है या गलत तरीक़े से शामिल हैं, जो अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक उनके पहले से किए गए फैसले की निशानदही करती है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आज़ादाना इंक्वायरी के मुतालबे को दोहराता हूँ ताकि शर्मनाक वाक़े के हक़ाइक़ साबित हों और पूरा सच सामने आ सके। अरशद शरीफ की मौत से मुताल्लिक FIR दर्ज करने का हक़
सिर्फ अरशद शरीफ के ख़ानदान के पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम इशू पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। असेंबलियां तहलील करने के फैसले पर तहरीक इंसाफ का कन्फ्यूजन दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान और परवेज इलाही के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद है। इमरान खान कह रहे हैं कि मार्च में इलेक्शन होंगे और इसी महीने यानी दिसंबर में दोनों असेंबलियां तहलील होंगी, मगर परवेज इलाही वाज़ेह कर रहे हैं कि मार्च तक ऐसे ही चलेगा और असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। आज भी तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुकम्मल हो चुका हो और नई हुकूमतें आ चुकी हों। हमारे सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की कि जो फासले हैं वो कम हो सकें और हम किसी मुस्बत रास्ते पर आगे बढ़ सकें। पेशरफ न हो सकी और मामला चू का तू रहा। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। अब इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। आज भी तहरीक इंसाफ ने तारीख नहीं दी है, बल्कि कहा है कि असेंबलियां तहलील करने का इरादा है और ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाए। और आज ही तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पंजाब असेंबली ख्याल कास्त्रो ने वजारत का हल्फ ले लिया है और इस पर इमरान खान ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो वो अमूमन इख्तियार करते हैं कि मुझे पता नहीं था। साथ ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है और ये चंद दिनों में इन दोनों रहनुमाओं की तीसरी मुलाकात है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सूबाई असेंबलियां तहलील करने, इस्तीफ़े देने और अगले आम इंतख़ाबात पर बातचीत हुई है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक IMF मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा गया है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए PTI से ताउन पर भी बातचीत की गई है और सदर मुमलिकत ने PTI की क़यादत से बातचीत करने का वादा किया है। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। आज की मुलाकात के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने इसहाक़ डार से कहा है कि फ़ौज की नई क़यादत कमिटेड है कि वो सियासत से दूर रहना चाहती है। इसका मतलब है कि सिविलियंस पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई है। इससे पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वाज़ेह कर चुके हैं कि सदर आरिफ अलवी को बता दिया है कि तहरीक इंसाफ से तमाम मामलात पर बात हो सकती है, मगर किसी पेश की शर्त के बगैर। इलेक्शन के हवाले से फैसला सारे हुकूमती इत्तेहादियों को करना है और इस वक्त इत्तेहादियों की राय है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। आपकी क्योंकि आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई थी, वो अब इलेक्शन की तारीख चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए। पहले तारीख के बाद मुज़ाकरात की वो बात कर रहे थे, तो क्या हुआ? आरिफ अलवी साहब के साथ कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी, कुछ आगे बढ़ सकता है मामला? मैंने बड़े कैटेगोरिक उनको बता दिया था कि तमाम इश्यूज में बात हो सकती है, लेकिन प्री कंडीशन नहीं हो सकती अर्ली इलेक्शंस। ये हम नहीं कह सकते कि हम तमाम इश्यूज से बात करने जा रहे हैं और उसमें अर्ली इलेक्शन शामिल है। ये यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी है, जो अलायंस से काफी पार्टीज की है, उसने फैसला करना है। और सब अक्टूबर से 2-3 महीने भी आप लोग पीछे जाने को तैयार नहीं है। पार्टीज है इस वक्त हुकूमत में, मैंने उनकी मेजोरिटी में तो कोई ऐसी नहीं देखा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब इसहाक़ डार की सदर मुमलिकत से तीसरी मुलाकात भी हो गई है, मगर साथ ही खबरें भी सामने आ रही हैं कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान PDM के रहनुमाओं को माजी में चोर और लुटेरा कहते रहे हैं, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। असेंबलियाँ तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार को संभाले, ना कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात होंगे और ना ही कोई दबाव कबूल किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल में पंजाब काबीना में तोसी हो गई है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले ख्याल कास्त्रो ने सूबाई वज़ीर के ओहदे का हल्फ ले लिया। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ असेंबलियाँ तहलील करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ काबीना में तोसी भी कर रही है। मगर इमरान खान ने फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली से मुलाकात में इस मामले में लाइल्मी का इजहार किया है। जियो न्यूज़ के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने एतराज़ उठाया कि आज काबीना में तोसी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर इमरान खान ने ख्याल कास्त्रो के वज़ीर बनने पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि आप वज़ीर बन रहे हैं, मैं तो समझा था किसी महकमे की सरबराही देनी है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन आपके वज़ीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुँचा है। फौरी इंतखाबात के हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का भी अहम बयान सामने आया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि नई मरदमशुमारी के बाद दोबारा हल्का बंदी के लिए 6 माह दरकार होंगे। वक्त पर मरदमशुमारी हो गई तो वक्त पर हल्का बंदी करा लेंगे।
अब हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि खुद इमरान खान ने फैसला किया था कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अप्रैल में मरदमशुमारी मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, तभी आम इंतखाबात हो सकेंगे। इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली आई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया है कि नए आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं की जाएगी, जबकि अस्करी क़यादत ने भी ऐलान किया है कि वो गैर सियासी ही रहेगी। और आज द न्यूज़ और जंग में तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की शाया होने वाली खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा है कि फ़ौज सियासत से दूर रहेगी, और साथ ही ऐलान किया है कि वो अपने इदारे के वक़ार और आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी के हवाले से कानून साजी के मामले पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो वो इस कानून को ख़त्म करने के लिए आज़ाद है, क्योंकि कानून साजी फ़ौज का काम नहीं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि फ़ौज का काम वफाकी हुकूमत के साथ मालूमात शेयर करना और उसके अहकामात मानना है, ना कि उसे डिक्टेशन देना है। खबर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में शरीक एक मेहमान ने जनरल आसिम मुनीर से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के बयान पर मौक़िफ़ मालूम करना चाहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने और वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के मौके पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उन्हें PTI का साथ देने के लिए कहा था। उनसे पूछा गया कि अगर फ़ौज ने सियासत से किनारा कुशी इख्तियार करने का फैसला कर लिया था तो उनके पेशरो ने यह सियासी किरदार क्यों अदा किया। इस सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि उन्हें इस मामले का इल्म नहीं है, लिहाजा वो इस दावे पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन फ़ौज का गैर सियासी रहने का फैसला अटल है। अगर ये बात सच मान ली भी जाए कि चौधरियों का दावा दुरुस्त है, तो उन्होंने आर्मी चीफ से मशवरा मांगने के बजाय अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं किया। जनरल आसिम मुनीर ने वादे किया कि सियासत से किनारा कुशी इख्तियार करने का फैसला आर्मी चीफ का अकेला फैसला नहीं था। जो लोग फ़ौज के कल्चर को जानते हैं वो इस बात से इत्तफाक करेंगे कि लोग अपनी राय का इजहार करने में आज़ाद हैं, और कई बार ये राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन जब कोई फैसला कर लिया जाए तो सबको अगर मगर के बगैर इस पर अमल करना होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात की तायद करेंगे कि मैंने हमेशा आइन को मुकद्दम समझा है और बहैसियत आर्मी चीफ ऐसा ही करता रहूँगा। फ़ौज का काम किसी मामले पर अपनी राय पेश करना है और फैसला करना वफाकी हुकूमत का काम है, फिर वो जो चाहे दुरुस्त समझे। उन्होंने कहा कि फ़ौज का काम हुकूमत को डिक्टेशन देना नहीं है। सूरत हाल क्या बनेगी, अंदर क्या हो रहा है, हामिद मीर और सुहेल बड़ाई का तज़िया लेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, हालांकि बार बार धमकी ज़रूर दी गई थी, मगर आज भी इजलास हुआ, उसके बाद का इरादा ज़रूर रखते हैं और चाहते हैं कि इलेक्शन रमज़ान से पहले हो जाएं, और उसके बाद ये ख्वाहिश है कि हुकूमत उससे पहले आ जाएं। क्यों नहीं तारीख दे रहे हैं? परवेज़ इलाही रुकावट है या कुछ और रुकावट है? देखिए, रुकावट जो है वो फ़िलहाल जो तो सिर्फ परवेज़ इलाही साहब लग रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत से वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने भी कह दिया है कि अगर इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें तहलील करके इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि इन दो सूबों में असम्बलियाँ तहलील करने के बाद पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इन दो सूबों में ही इलेक्शन होगा। ताहम जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके दो मौक़िफ़ सामने आए हैं। पहला मौक़िफ़ उनका ये है कि अगर इमरान खान साहब मुझे असम्बलियाँ तहलील करने के लिए कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और असम्बली तहलील कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि कातराना हमले में ज़ख्मी हैं और वो फ़िलहाल इलेक्शन कैंपेन में भरपूर शिरकत के काबिल नहीं है, तो इसलिए मार्च तक जो है ना ये असम्बली नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब उनको कहेंगे तो वो जो अपना मौक़िफ़ है वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, वो उन्होंने बता तो दिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो इमरान खान साहब के हुक्म की तामील करेंगे। तो अब ये तो डिपेंड करता है इमरान खान साहब पे, उन्होंने फ़ैसला करना है, उन्होंने कैलकुलेशन करनी है कि अगर दो सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने से उनको पूरे मुल्क में इलेक्शन मिल सकता है तो वो ज़रूर तोड़ेंगे। लेकिन दो सूबे जहाँ पहले से ही PTI की हुकूमत है, अगर वहाँ पे वो अपनी हुकूमत तोड़ेंगे तो उसके बाद वहाँ पे निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी, और ज़ाहिरी बात है जब निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी और वो इलेक्शन करवाएंगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर वो ये समझती है कि उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा तो शायद ऐसा ना हो और इसका असर नताइज पे भी पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा जो इमरान खान साहब लेंगे। पहली बात तो यह है कि दो सूबों में असम्बली तोड़ के उनको पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि अगर वो असम्बली तोड़ेंगे, हुकूमतें तहलील करेंगे तो निगरान हुकूमतें आएंगी, और ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं वो हो सकता है कि पूरी ना हो।
वैसे साहब आप बताइएगा क्या इस वक्त सूरत हाल है? इमरान खान साहब ज़ाहिर है बार बार कह ज़रूर रहे हैं मगर असेंबलियाँ तोड़ नहीं रहे हैं। ये हतमी कदम वो लेंगे ताकि रमज़ान से पहले पहले इंतखाबात हो जाएं या नहीं लेते नज़र आ रहे हैं? शाहजेब साहब एक नया एंगल है वो ये है कि अब एक नई आर्मी कमान आ चुकी है और ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान के जो फैसले होने हैं उनमें उन्होंने भी अपना रोल अदा करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो भी ये उनका क्या राय है, क्या वो फ़ौरन इलेक्शन चाहते हैं, क्या वो इमरान खान के इस मुतालबे से एग्री करते हैं या नहीं करते। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि देखा जाए कि वो क्या चाहते हैं। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप होना है फेडरल गवर्नमेंट पे, सूबाई गवर्नमेंट्स पे, इसमें सबके रोल होगा, अदारों का बड़ा रोल होता है उसमें केयर टेकर में। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी देर तक अदारे जो हैं वो इनके इमरान खान साहब के अर्ली इलेक्शन के मुतालबे से मुतफिक हो उतनी देर तक अर्ली इलेक्शन हो सकता है। मेरा ख्याल है इसीलिए इलेक्शन जो है रियलिस्टिक जो टर्म्स हैं, जिस तरह के परवेज़ लाई ने कहा है कि अगस्त सितंबर तक जा सकते हैं इलेक्शन, रियलिस्टिक टर्म्स वही हैं। और अगर उससे जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके उन्हें आगे भी कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना केयर टेकर सेटअप में और ना इलेक्शंस में। मगर बड़ाई साहब, इमरान खान साहब भी, अब तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि आप न्यूट्रल ही रहें, इदारे भी कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। क्या अभी भी क्या अपनी मकबूलियत पे कॉन्फिडेंस नहीं है खान साहब को? और आपको नहीं लगता कि अगर अभी होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो खान साहब दोबारा हुकूमत पंजाब में भी बना लेंगे? नहीं, देखें वो पॉपुलर तो हैं लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी तो मैटर नहीं करती। अगर सारे अदारे ही मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाएं तो उनकी पॉपुलैरिटी तो कहाँ जाएगी? पॉपुलैरिटी फिर भी काम नहीं देगी। ये दो धारी तलवार होती है। एक तरफ आपको आवाम में मकबूल होना होता है, दूसरी तरफ अदारों के अंदर आपको कबूलियत जो है वो भी आपके लिए ज़रूरी होती है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं तभी जाके आपको इक़्तिदार मिलता है। तो क्या इमरान खान साहब की कबूलियत है? क्या इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं उनके साथ सब सहमत हैं, सब इत्तफाक करते हैं? अगर नहीं तो इमरान खान साहब को फिर बड़ी मुश्किल पेश आएगी अपने मुतालबात मनवाने में। हामिद मीर साहब, एक परवेज़ लाई साहब ने हिंट देने की ज़रूर कोशिश की कि राब्ते बहाल हुए हैं, परवेज़ लाई साहब के ज़रिए, सदर आरिफ अलवी के ज़रिए हुए हैं, मगर आपको लग रहा है कि वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी तरफ तहरीक इंसाफ देख रही है कि वहाँ से हाँ हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए? क्योंकि इदारों की तरफ से तो बारहा कहा जा रहा है कि जब हम न्यूट्रल हैं, नई क़यादत की तरफ से भी आज उमर चीमा साहब की स्टोरी है कि यही मौक़िफ़ सामने आया है। देखिए शाहजेब साहब, एक बात मैंने आपको बहुत दफ़ा अर्ज़ किया है पिछले 4-5 महीने में कि जो एक स्टेटेड पोजीशन होती है ना मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, जो वो बयान कर रहे होते हैं जी कि हमारी ये पॉलिसी है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे होते हैं जी मेरी ये पॉलिसी है, प्रेसिडेंट साहब कह रहे होते हैं जी मेरी ये पॉलिसी है, परवेज़ लाई साहब कह रहे होते हैं मेरी ये पॉलिसी है। अक्सर औक़ात बिहाइंड द सीन वो पोजीशन नहीं होती। तो इसलिए जो सुहेल वड़ाई साहब ने बात की है, आपको उस पर गौर करना चाहिए। बड़ी संजीदगी से बड़ी गहरी बात की है उन्होंने और आपके तमाम सवालों का जवाब उसके अंदर है। और मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आज इलेक्शन होता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये सोचेंगे कि क्या जो भी नई हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल कर पाएगी। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, लेकिन जो लोग उनको 2018 में हुकूमत में लेके आए थे और प्लेट में रख के वजारत उज़्मा उनके हवाले की थी, उन्होंने तो 3.5-4 साल उनकी गवर्नेंस को बहुत करीब से देख लिया है। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं उनके पास पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल का कोई ऐसा हल है जिस पे कि वो किसी को कन्विंस कर सकते हैं, तो फिर तो कोई गौर करेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ना कोई गौर कर रहा है और ना ही कोई उन पर एतमाद करता है। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अभी तक उनके बारे में जो एक तासुर है वो बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो हुकूमत में आने के बाद कोई मिरेकल नहीं कर सके, कोई ऐसा काम नहीं कर सके कि जिससे अवाम की मुश्किलात में कमी हुई हो। तो जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं वो इमरान खान साहब की ताकत है। लेकिन इमरान खान साहब अपने
3.5-4 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई ये राय कायम कर सके कि इमरान खान साहब को अगर हमने दोबारा हुकूमत दे दी तो वो IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल कर पाएंगे। पहले भी जब वो वज़ीर आज़म थे 4 दफ़ा उन्होंने वज़ीर ख़जाना बदला, 6 दफ़ा उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना बदला, 7 दफ़ा उन्होंने FBR का चेयरमैन बदला। तो अगर दोबारा उनको हुकूमत मिल गई तो फिर भी वो यही करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन होने से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। वो यही चाहेंगे कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो। और अगर इमरान खान साहब ने इसी महीने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ के कोई एडवेंचर करना है तो वो ये ज़रूर करके देख ले। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और मैंने पिछले 3-4 दिनों में कुछ अहम लोगों से जो मुलाकातें की हैं तो वो बड़ी मैनी खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि खान साहब ने अगर ये काम करना तो ये भी करके देख लें। पहले भी उनके तमाम काम उल्टे पड़े हैं, ये भी काम उल्टा ही पड़ेगा। वड़ाई साहब, इस सारी सूरत हाल में अब ज़ाहिर है जो PDM की हुकूमत है उसे सामना है, कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, मईशत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। उनको बार बार यह था कि जब हमने पॉलिटिकल कैपिटल अपना बड़ा यूज़ किया है तो आइंदा हम इसको रीगेन करेंगे जब हमारी कारकर्दगी होगी। वो नज़र नहीं आ रहा है। ज़ाहिर मईशत के मसाइल हैं, महंगाई भी अपनी जगह पर है। अब हामिद मीर साहब के शो में अयाज सादिक साहब ने कहा कि जनवरी में नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब का आना किसी भी तरीके से एक नई तवानाई डाल सकता है? कोई चांस है PDM का? मेरा ख्याल है चांस ही ये है, सिर्फ वाहिद चांस है कि अगर नवाज शरीफ आएँ, एक तो उन्हें बयानियाँ बनाना आता है, उन्हें बात करनी आती है, उनका लोगों के साथ, एक पंजाब के लोगों के साथ एक पुराना रिलेशनशिप है, वोट बैंक उनका बहुत सालों तक रहा है कायम। तो मेरा ख्याल है अगर वो नहीं आते तो फिर तो PDM का कोई चांस ही नहीं है। अगर वो आएँ, आके बात करें, और मेरे जो उनसे मुलाकात हुई लंदन में तो वो बड़े पुरयकीन थे, पूरे तमाद थे कि मैं बयानियाँ बना लूँगा और मैं लोगों से बात करूँगा और लोग जो है वो इस पे ज़रूर उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरा ख्याल है यही वाहिद चांस है इलेक्शन से पहले अगर मियाँ नवाज़ शरीफ आते हैं तो तभी हम ये कह सकते हैं कि नून भी इस पोजीशन में होगी। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ नहीं आते या कोई इनका केस नहीं लड़ता तो मेरा ख्याल है इस जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो इस काबिल नहीं है कि लोगों से जाके बात कर सके। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।